CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ 183। अध्याय 13। कार्य का महत्व। जब आप कोई काम कर रहे हों, उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। लेखक स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? 2. हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है? अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे। तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वो अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थीं और अपनी यूनिफॉर्म में थीं। वो भारतीय वायुसेना में पायलट विमान चालक का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। कबीर, गीता आंटी की पोशाक काफी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वो सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब वे अपना समय आसपास के बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। पृष्ठ 183 पर निचले भाग में एक चित्र है जिसमें अनु और कबीर स्कूल से वापस आ रहे हैं और उनके सामने गीता आंटी, जो कि पेशे से पायलट हैं, अभी अभी ड्यूटी पूरी करके आई हैं। इसके अगले पृष्ठ पर सबसे ऊपर 3 विभिन्न चित्र हैं कबीर के दादाजी के, जो विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, जिससे साफ जाहिर होता है चूंकि वो सेना से सेवानिवृत्त हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हैं। पृष्ठ 184। अब आई अनु की बारी। अनु बोली, मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती हैं। सामान्यतया माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती हैं। वो एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती हैं, जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण है? तुम इनसे मिले थे जब वो मुझे विद्यालय लेने आए थे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। वो सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में 3 अलग-अलग चित्र हैं, जो कि अनु के परिवार वालों के हैं। पहले चित्र में अनु के पिताजी, जो कि वस्त्रों की बिक्री का काम करते हैं, अपनी दुकान पर सुशोभित हैं। दूसरे चित्र में अनु की माताजी स्वैच्छिक समूह के साथ कार्य करती हैं, जहां पर वो महिलाओं को बुनाई का काम सिखाती हैं। तीसरे तथा आखिरी चित्र में अनु के बड़े भाई रोहन हैं, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सप्ताह के अंत में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को कंप्यूटर कौशल सिखा रहे हैं। इसके बाद कबीर बोला, क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं? पृष्ठ 185। आइए पता लगाएं, अनु और कबीर की कहानी में भिन्न भिन्न पात्र कौन कौन से कार्य कर रहे थे? यहाँ दी गई तालिका में लिखिए। इस पृष्ठ के मध्य में एक तालिका है जिसकी 3 सूचियां हैं। पहली 2 सूचियों के शीर्षक हैं कहानी के पात्र तथा वे कौन कौन से कार्य करते हैं। आपको कहानी के सभी पात्रों के नाम लिखने हैं और उनके सम्मुख वो कौन सा कार्य करते हैं उसका नाम लिखना है।
उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ, द्रव्य, मुद्रा सम्मिलित होता है, अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नकद मूल्य से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, इत्यादि। वस्तु का नकद मूल्य किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मौद्रिक मूल्य जो कि उस वस्तु से मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है। बाजार वो स्थान जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाजारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। शुल्क किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क। पृष्ठ 186। गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती है, बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और आदर जैसी अनुभूतियों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए, अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना या बच्चों की उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा-दादी, नाना-नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीनीकरण में सहायता करना आदि। इस पृष्ठ पर विभिन्न चित्र हैं जिनमें ऊपर बाएं से दाएं में बाजार में एक व्यापारी स्कूल बैग की बिक्री करते हुए दिया गया है। दाईं ओर के चित्र में बाजार में अपनी उपज बेचते हुए किसान हैं। फिर दूसरी कतार में सबसे बाईं ओर केस पर बहस करती हुई एक वकील हैं। इसके अगले चित्र में ट्रक चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाते हुए दर्शाया गया है। सबसे दाईं ओर मोटर गाड़ी के एक कारखाने में एक श्रमिक काम कर रहा है। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर दो अन्य चित्र हैं। बाएं से दाएं में पहले चित्र में परिवार के लिए भोजन बनाते हुए अभिभावक हैं और अगले चित्र में बच्चों को उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करती मां दर्शाई गई है। पृष्ठ 187। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर दो चित्र हैं। बाएं से दाएं पहले चित्र में दादी का सहयोग करती हुई एक युवती है जो दादी की सहायता करते हुए बड़ी प्रसन्न है। उसके अगले चित्र में घर के नवीनीकरण में सहायता करते हुए परिवार के सदस्य भी खुश हैं। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 185 पर दी गई तालिका में क्या आपने तीसरा रिक्त स्तंभ देखा? इस स्तंभ में आर्थिक या गैर आर्थिक गतिविधि को अंकित कीजिए। अब इन्हें गतिविधि के प्रकार के अनुसार भी वर्गीकृत कीजिए। अनु और कबीर की कहानी में गीता आंटी, जो वायुसेना में विमान चालक हैं, उनको वेतन मिलता है। वो देश की सेवा करती हैं और ये एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है। अनु का बड़ा भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वो पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है। यहाँ वो युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है, जो एक गैर आर्थिक गतिविधि है। वेतन एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियमित रूप से प्रतिमाह किया जाने वाला नियत भुगतान होता है। आइए विचार करें। कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक? ये गतिविधि
आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने से किस प्रकार भिन्न हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। आप और आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं? ये क्यों बहुमूल्य हैं? पृष्ठ 188। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। काव्या अपनी आंटी के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग हाईवे बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहां तकनीशियन खोदने वाली और बुलडोजर जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में निर्माणाधीन हाईवे राजमार्ग का चित्र है, जहां पर तकनीशियन खोदने वाली मशीन और बुलडोजर से कार्य कर रहे हैं। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब ये राजमार्ग बन जाएगा तो वो अपनी आंटी के घर बार-बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी आंटी को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के अंकल उसी समय काम से लौटे थे। वो निर्माण कंपनी में तकनीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रति माह वेतन मिलता है। इस पृष्ठ के बाईं ओर निचले भाग में काव्या की आंटी गर्मा गर्म मजेदार जलेबियां बना रही हैं और काव्या उन जलेबियों को देख रही है। अगले दिन काव्या की आंटी सुबह उठी और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वो अपने गांव के डाकघर में कार्यरत हैं और उन्हें प्रति माह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वो शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती हैं, जिसमें वो विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वो इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेती हैं। पृष्ठ 189। इस पृष्ठ में ऊपरी भाग में 2 भिन्न चित्र हैं काव्या की आंटी के, जो कि डाकघर में कार्यरत हैं। पहले चित्र में काव्या की आंटी अपने दफ्तर में कार्य कर रही हैं तथा दूसरे चित्र में काव्या की आंटी विद्यालय के छात्राओं के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी आंटी के साथ स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम के बगीचे में गई। वहां उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला, जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धन राशि मिलती है और शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। मजदूरी एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा श्रमिक को किया गया भुगतान। वस्तु के रूप में भुगतान किए गए कार्य के लिए प्राप्त किया गया गैर मौद्रिक भुगतान। आइए विचार करें, क्या आप अपने घर से विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का स्मरण कर सकते हैं? आपके विचार से इन लोगों को किस प्रकार भुगतान किया जाता है? जैसा कि अब हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित हैं। आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के अन्य रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। पृष्ठ 190। आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से इसे समझें। राजेश एक बढ़ई हैं जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 रुपए की लकड़ी खरीदते हैं। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 रुपए में बेचते हैं। इस पृष्ठ में बाईं ओर एक कतार में 3 अलग-अलग चित्र हैं काव्या के पिता राजेश के। वो पेशे से बढ़ई हैं। उनके द्वारा लकड़ी को खरीदने का पहला चित्र है,
दूसरे चित्र में वो लकड़ी से कुर्सी बना रहे हैं और तीसरे चित्र में वो अपने हाथों से बनी हुई कुर्सी को बेच रहे हैं। कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपए है, तो शेष राशि 400 रुपए यानी 1000 रुपए घटा 600 रुपए किसके लिए हैं? ये राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, इसलिए ये सब आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं। पृष्ठ 191। आइए पता लगाएं, आपके विचार से जो गतिविधियां या व्यवसाय मौद्रिक मूल्य का सृजन करती हैं, उनके सामने सही का निशान लगाइए। क्या आप अंतिम 2 रिक्त पंक्तियों में 2 गतिविधियां और उनके मूल्य सृजन से संबंधित धन राशि के 2 उदाहरण जोड़ सकते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में 3 सूचियों वाली एक तालिका है। सबसे बाईं ओर की सूची में क्रमांक संख्याएं लिखी हुई हैं। दूसरी नंबर की सूची का शीर्षक है गतिविधि या व्यवसाय और उसके नीचे लिखे हैं अलग-अलग व्यवसाय, जैसे बेकर, दर्जी, किसान द्वारा अपने ट्रैक्टर की मरम्मत, चिकित्सक, परिवार के लिए भोजन बनाने वाले अभिभावक, वैज्ञानिक, बीमार दादा-दादी एवं नाना-नानी की देखभाल करने वाला व्यक्ति। क्रमांक संख्या 8 और 9 के सम्मुख का स्थान रिक्त है। तीसरी सूची का शीर्षक है मूल्य सृजन संबंधी धनराशि के उदाहरण। इन व्यवसायों के सम्मुख आपको इनसे संबंधित धनराशि के उदाहरण लिखने हैं। गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। गैर आर्थिक गतिविधियों में धनराशि सम्मिलित नहीं होती है, फिर भी इनसे उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। सेवा। हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरिजाघरों आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। पृष्ठ 192। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं। इस पृष्ठ में ऊपरी भाग में लंगर या सामूहिक भोजन वितरण करने के 2 अलग-अलग चित्र हैं। पहले चित्र में मंदिर में भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और दूसरे चित्र में स्वर्ण मंदिर में लंगर का विहंगम दृश्य है। सामुदायिक सहभागिता का महत्व। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामूहिक सामुदायिक सहभागिता का एक और उदाहरण भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर 2 और चित्र हैं, जिनमें मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की एक मुहिम चलाई जा रही है। इसी चित्र के निचले चित्र में स्कूली बच्चे पौधे लगाकर वन महोत्सव मना रहे हैं। पृष्ठ 193। आइए विचार करें। भारत के अनेक समुदायों में सामुदायिक सहभागिता की समान परंपराएं हैं। क्या आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बता सकते हैं?
हम भारत में कई त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां करते हैं। वे मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं और व्यंजनों को बनाते हैं। क्या ये गैर आर्थिक गतिविधियां हैं? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित है? क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय या आसपास आयोजित किया गया हो? इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा? आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखा। हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में भी सीखा। हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार सामाजिक कल्याण एवं निजी कल्याण में योगदान देती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। प्रश्न, गतिविधियां और परियोजनाएं। 1. आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न होती हैं? 2. लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। 3. सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। 4. विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस-किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है? उदाहरण दीजिए। पृष्ठ 194। नूडल्स। नोट्स और डूडल्स को मिलाकर बना शब्द संक्षेप। इस स्थान का उपयोग टिप्पणी और चित्रांकन हेतु कीजिए। यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त हुआ। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।